नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी अदालत ने पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघनों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को जारी एक आदेश में विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव पांगर ने कहा कि नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जिससे निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया है और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। एक मीडिया रिपोर्टर द्वारा दायर की गई शिकायत में स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की धोखाधड़ी से लिस्टिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि सेबी के अधिकारी अपनी वैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे, बाजार में हेरफेर की सुविधा दी और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉरपोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया। पीटीआई ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक निकायों से कई बार अपील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अदालत ने कहा कि आरोप एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं, जिसकी जांच की आवश्यकता है और इस बात पर जोर दिया कि सेबी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया है और आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी भी बढ़ाई और अब वह भी नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। आपको बता दें कि मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाया था। बसपा चीफ ने एक बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने यह भी कहा कि अब उनके भाई आनंद के बच्चों की शादी राजनीति से जुड़े परिवार में नहीं होगी। इसके पीछे वजह बताते हुए मायावती ने कहा कि आनंद कुमार के बारे में यहाँ मैं सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्तमान में बदले हुए हालात में पार्टी व मूवमेंट के हित में अब इन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता भी गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी अपनी पार्टी की किसी भी प्रकार से कोई नुकसान आदि ना हो सके। बता दें कि बसपा ने मायावती के हवाले से बयान जारी किया था कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बसपा चीफ के नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की है कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस विधेयक को वापस लिया जाए। AIMPLB ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की। बोर्ड के प्रवक्ता और इस प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदायों ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेश किया गया ये वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की साजिश है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया। AIMPLB के मुताबिक इस विरोध को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। हरियाणा के रोहतक में शनिवार की सुबह सांपला बस स्टैंड के पास एक युवती का शव मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मामले में फौरन कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि जिस युवती का शव मिला है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ थी। इस मामले पर जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर देवेंद्र ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि शव मिलने के बाद FSL टीम को बुलाया गया और उन्होंने घटना स्थल से सभी जरूरी सबूतों को इकट्ठा किया है। हमारे पास जो सबूत हैं और जो रिपोर्ट आएगी, हम दोनों तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मृतका के परिवार के सदस्यों ने हमें बताया कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता थी और कानून की पढ़ाई कर रही थी। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे सभी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कैसे की गई। ये बहुत ही भयानक घटना है।
हमें उम्मीद है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। हरियाणा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनकी मां के आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। जल्दी तरक्की करने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल की मां सविता ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। इस वजह से उसने कुछ दुश्मन बना लिए। ये अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। 28 फरवरी को वह घर पर थी। हमें पुलिस स्टेशन से घटना के बारे में फोन आया। मेरी बेटी आशा हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी के बहुत करीब थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। चुनाव के बाद वह पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। उसने कहा कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए अधिक काम नहीं करना चाहती। वह पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वह शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। मैंने सुबह आशा हुड्डा को फोन किया लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा क्योंकि उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ में उद्धव ठाकरे के शामिल न होने पर सवाल उठाए थे। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने शिंदे की राजनीतिक सूझबूझ की भी आलोचना की और कहा कि भाजपा को उप मुख्यमंत्री को सवाल पूछने का प्रशिक्षण देना चाहिए। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व के बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत कुंभ मेले में नहीं गए। देवेंद्र फडणवीस गए थे लेकिन उनके कितने मंत्री वहां गए? मोहन भागवत वहां क्यों नहीं गए? उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे वहां क्यों नहीं गए। इसराइल ने गजा में दी जाने वाली किसी मानवीय सहायता सामग्री की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हमास ने गजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकोफ की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में रमजान और यहूदी पास ओवर के लिए युद्ध विराम का 6 सप्ताह का विस्तार शामिल था। इस्राएली सरकार ने कुछ घंटे पहले ही इसका समर्थन किया था, लेकिन हमास ने तर्क दिया कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत पूरी करना और मौजूदा समझौते के दूसरे चरण को लागू करना है। आपको बता दें कि इसराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को लागू हुए गजा युद्ध विराम समझौते का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार की सुबह सांपला बस स्टैंड के पास एक युवती का शव मिला, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि वो उनकी कार्यकर्ता थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में राजनीति नहीं दिख रही। सांपला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हमें कल सुबह सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में एक लड़की का शव मिला है। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान कर ली गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारी 4 टीमें इस पर काम कर रही हैं और हम जल्द ही इस केस को सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें हमें कहीं राजनीति नहीं दिखती है, बाकी हम हमारा काम कर रहे हैं। हरियाणा के इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सूटकेस में मिले शव को कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या का समाचार बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला है। एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। यह अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। हुड्डा ने इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने और पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने शनिवार 1 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने का एक रास्ता खोजना चाहिए। रूटे का यह बयान शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुए असाधारण टकराव के बाद आया है। रूटे ने कहा कि जेलेंस्की को ट्रंप द्वारा 2019 में यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की आपूर्ति के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह से निवेशित है। रूटे ने उम्मीद जताई कि यूरोपीय नेता जो रविवार को लंदन में बैठक कर रहे थे, वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करके रूस के साथ एक भविष्य के शांति समझौते को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकार 3 लड़कियों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी नाबालिग थीं। वहीं एक 5 वर्षीय लड़की किशोर द्वारा क्रूरता किए जाने के बाद अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर में 14 वर्षीय लड़की ने जहर खा लिया जब उसके कथित बलात्कारी के भाई, जो उसकी उम्र से 2 गुना है, ने उसके घर में घुसकर हंगामा किया और उस पर अपने भाई को फंसाने का आरोप लगाया। अतिरिक्त एसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार नाबालिग ने 2 जनवरी को आत्महत्या का प्रयास किया और शुक्रवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोनों भाइयों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पॉक्सो एक्ट और पीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं सीधी जिले के एक गांव में 16 वर्षीय लड़की ने 21 फरवरी को जहर खा लिया और गुरुवार रात को रीवा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि एक स्थानीय युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी आंतों और निजी अंगों की सर्जरी हुई है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश जारी है। चुरहट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अथर सिंह ने मीडिया को बताया कि हम उसे 21 फरवरी को अस्पताल ले गए थे और फिर उसे चिकित्सीय सलाह पर रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गुरुवार को उसकी मौत हो गई और शुक्रवार को उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसने छेड़छाड़ के बाद यह कदम उठाया। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी पेश किया है। सिंह ने कहा कि ये तथ्य पहले ज्ञात नहीं थे। हम परिवार के बयान दर्ज कर रहे हैं और विशेषज्ञों से सुसाइड नोट पर लिखी गई लिखावट का मिलान करवाएंगे। इसके अलावा शिवपुरी जिले में शुक्रवार को एक 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा ने कथित तौर पर 2 लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली। वह और उसका छोटा भाई, जो कक्षा 6ठी में पढ़ता है, पढ़ाई के लिए एक छोटे से कस्बे में किराए के कमरे में रहते थे। वह कुछ दिन पहले अपने गाँव लौटी और गुरुवार को उसे फांसी पर लटका हुआ पाया गया। उसके भाई ने अपने माता पिता को बताया कि उसी इमारत में किराए के कमरे में रहने वाले 2 युवक उसे परेशान कर रहे थे। उसके चाचा का आरोप है कि उसकी पीठ पर चोट के निशान थे और उसने कहा कि उत्पीड़न के कारण उसने आत्महत्या की। परिवार ने खुलासा किया कि उसने 20 फरवरी को भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन ग्वालियर के एक अस्पताल में उसकी हालत ठीक हो गई और 21 फरवरी को उसे छुट्टी दे दी गई और 1 सप्ताह से भी कम समय बाद उसकी मौत हो गई। वहीं शिवपुरी की एक और बच्ची 17.5 वर्षीय पड़ोसी द्वारा बलात्कार, मारपीट और क्रूरता के बाद ग्वालियर के एक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की पहचान उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए उजागर नहीं की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.